नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहते हैं माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। पिता बाहरी दुनिया का लिबास है। माँ बारिश की बूंदों जैसी आस है। पिता गर्मी की तपिश की प्यास है। माँ गीत की राग है तो पिता सारे सुरों की सरताज है। माँ शीत ऋतु की मीठी चाय है तो पिता थोड़ी सी उमस वाली अलाव है। माँ बच्चों की जीवन में शान है। पिता हम सब परिवारों की शान है। दोस्तों, इंसान कब बच्चे से जवान और जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देता है उसे भी पता नहीं चल पाता। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब अगर कोई उनका हाथ थाम ले तो लगता है उनका सारा जीवन सफल हो गया। मनमोहन और ममता जी भी ऐसे ही दो थके हुए मुसाफिर थे जिन्होंने अपने इकलौते बेटे कुणाल को अपना सब कुछ मानकर पाला था। उम्मीद बस इतनी थी कि बुढ़ापे की सुनी राह में क्या कुणाल और उसकी पत्नी मंजू का साथ मिल पाएगा। कुणाल एक साधारण सा लड़का था। सपने बड़े थे लेकिन जिम्मेदारियां उनसे भी बड़ी थी। नया नया ब्याह हुआ था। मंजू जैसी समझदार पत्नी मिली थी, लेकिन एक तरफ माँ बाप का बुढ़ापा था तो दूसरी तरफ नई जिंदगी की शुरुआत। गांव में एक छोटा सा घर था जहां 4 लोग रहते थे। मनमोहन जी, जिनकी कमर अब सीधी नहीं होती थी। ममता जी, जिनकी आंखें धुंधली हो गई थी। कुणाल, जो हर रोज सुबह सुबह कंपनी की बस पकड़ने भागता था। और मंजू, जो पूरे घर को सहेजने की कोशिश करती थी। कुणाल हर रोज सुबह 6 बजे निकल जाता और शाम को 8 बजे थका हारा घर लौटता। सारा दिन कंपनी में खटता था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। पर अब हालात ऐसे नहीं थे कि माँ बाप और पत्नी को लेकर शहर में बस जाएं। घर छोटा था, आमदनी और भी छोटी, पर कुणाल के दिल में एक बड़ा सपना था। एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जहां सब आराम से जी सके। लेकिन उस सपने तक पहुंचने में वक्त था और वक्त बुढ़ापे के पास कभी नहीं होता। मनमोहन जी हर शाम दरवाजे पर बैठे अपने बेटे के आने का इंतजार करते। ममता जी हर दिन कुणाल के लिए वह सब बनाती जो उसे बचपन में पसंद था। उनके लिए कुणाल सिर्फ बेटा नहीं था, वह तो उनके जीने की वजह था। लेकिन अब तो वक्त आ गया था जब बेटे की जिंदगी और माँ बाप की जरूरतें आमने सामने खड़ी होने लगी थी। शाम का वक्त था। सारा परिवार रोज की तरह खाना खाने के लिए चौकी पर बैठा था। ममता जी अपने कांपते हाथों से सबकी थालियों में रोटियां परोस रही थी। कुणाल, मंजू और मनमोहन जी चुपचाप खाना खाने लगे। खाने के बीच में ममता जी ने धीरे से कुणाल की तरफ देखा। वह माँ थी। उसके दिल में बेटे के लिए हमेशा एक उम्मीद थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं। कभी छुट्टी मिले तो लेते आना। पिताजी को डॉक्टर के पास बहुत दिन हो गए चेकअप करवाए। मनमोहन बाबू कुछ नहीं बोले। वे हमेशा की तरह चुप थे। एक पिता जो अपनी तकलीफ भी इज्जत के साथ सहता है। पर उनके चेहरे की झुर्रियों में साफ लिखा था, मैं भी चाहता हूँ बेटा मेरा हाल पूछे। कुणाल ने माँ की बात सुनी, लेकिन आज उसका चेहरा सख्त हो गया था। कंपनी का तनाव, घर की परेशानियां, सब जैसे एक साथ फूट पड़ा। जोर से चिल्लाते हुए बोला, माँ बस करिए। क्या दिन रात बस पिताजी पिताजी की रट लगाई हुई हैं आप? क्या मुझे और कोई काम नहीं है? अगर मैं हर वक्त बस इन्हीं के पीछे घूमता रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। कुणाल फिर गुस्से में बोलता है, देखिए माँ, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पिताजी को लेकर डॉक्टर दवा खाने जाऊं। अगर दिक्कत है तो खुद जाकर दिखा दीजिए। मैं फोन पर डॉक्टर से बात कर लूंगा। और हाँ, अभी पैसों की भी तंगी है। मंजू को देखिए, कभी किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती। थोड़ा उससे भी सीखिए। ममता जी के हाथ थाली से हट गए। उनकी उंगलियां कांपने लगी। मनमोहन जी ने सिर झुका लिया। मंजू भी सिर नीचा करके बस चुप बैठी रही। कुणाल का एक एक शब्द सहज नहीं था। वो तीर बनकर माँ बाप के दिलों में चुभ रहा था। ममता जी के गले में निवाला अटक गया था। गले के अंदर आंसुओं की एक नदी उमड़ रही थी। लेकिन बुजुर्गों के आंसू भी अब धीरे धीरे बहते हैं। बाहर आने में थोड़ा वक्त लगता है। पूरे घर पर जहां कभी हंसी ठिठौली गूंजती थी, आज एक कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया था। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में सब कुछ शांत था। कुणाल अपने काम से बाहर गया हुआ था। ममता जी किचन में दोपहर की चाय के बर्तन समेट रही थी। तभी अचानक अंदर कमरे से तेज खांसी की आवाज आने लगी। मनमोहन जी को कुछ हो रहा था। उनकी सांसें रुकने लगी थी। खांसी इतनी जोरदार थी कि हर खांसी के साथ जैसे जिंदगी उनकी छीनती जा रही हो। ममता जी घबरा गई। घबराई हुई आवाज में बोली, हे भगवान, कुणाल के पापा, आप ठीक तो है ना? वह उनके पास भागी भागी पानी लेकर पिलाने की कोशिश की।
पीठ थपथपाई पर कोई असर नहीं हुआ। बेचारी ममता जी अकेली क्या करती। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आई। घबरा कर दौड़ती है मंजू की ओर, कहती है, बेटी चल तो जरा देख ले अपने ससुर जी को, बहुत तबीयत बिगड़ रही है उनकी, शायद डॉक्टर के पास ले जाना पड़े, जरा साथ तो चल बेटा। मंजू अब धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगी थी। उसने ममता जी की तरफ देखा, न करुणा न चिंता, बस चीड़ और बेरुखी। तीखे लहजे में कहा, मुझे अपने दोस्तों से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता और आप लोगों को हर समय मेरी ही पड़ी रहती है। दिन रात घर के काम करती हूँ, तब किसी को मेरी कदर नहीं होती। अब किसी को कुछ हो जाए तो मैं ही दौड़ूं। ममता जी कुछ नहीं बोल पाई। मंजू फिर से बड़बड़ाने लगी, जाकर गर्म पानी दे दीजिए। अब मैं क्या डॉक्टर हूँ, हर काम मुझसे ही करवाओगे क्या? वो फिर से अपने फोन पर लग गई। फोन पर अपनी दोस्त रीमा से हंसते हुए कहा, अरे यार कुछ नहीं हुआ, उस बुढ़े को हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर बैठे रहते हैं, कभी इस दवा की जरूरत, कभी उस दवा की, मैं तो तंग आ गई हूँ। आधी सैलरी इनकी दवाइयों में ही चली जाती है, खुद को क्या समझते हैं पता नहीं। बाहर गेट पर खड़ी ममता जी सारी बात सुन लेती है। अब तो मानो उनके पैर जमीन पर जम गए थे। उनके कानों में मंजू के शब्द गूंजने लगे, बुजुर्ग नहीं बोझ हैं ये, इनकी वजह से कुछ बचता ही नहीं। ममता जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिन्हें उन्होंने बहू को बेटी समझा, वो उनके लिए इतनी नफरत, इतनी बेरुखी रखती है। उनके आंसू बहने लगते हैं, न किसी से शिकायत, न कोई सवाल, बस एक टूटा हुआ दिल और गले में अटका हुआ दर्द। बेचारी ममता जी मनमोहन जी की हालत देखकर खुद को संभालती है। भले ही दिल टूटा हुआ हो, हाथ कांप रहे हों, लेकिन फिर भी चुपचाप किचन में जाती है, पानी गर्म करती है, घर की छोटी छोटी चीजों से, पुराने घरेलू नुस्खों से कभी उनकी पीठ सहलाती है, कभी गर्म पानी से सेक देती है। धीरे धीरे मनमोहन जी की तबीयत में हल्का सा सुधार आता है, उनकी खांसी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उस घर में किसी को इस जद्दोजहद की कोई खबर नहीं। अब समय होता है शाम ढलने का। दरवाजे पर आवाज आती है। कुणाल घर लौट आया है। वह बिना किसी से कुछ पूछे सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आता है, चेहरे पर गुस्से का तूफान लिए। उसके माथे पर सिकन है, आंखों में नाराजगी। वह तेज कदमों से अपने माँ बाप के कमरे में घुसता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? मंजू कितना काम करती है इस घर में, हर चीज वही करती है, फिर भी आप लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। मनमोहन जी और ममता जी अवाक रह जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। कुणाल बिना रुके उन पर बरसता जाता है, कहता है, मंजू बेचारी को तेज बुखार है, फिर भी आप लोग उससे काम करवाते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अभी तक तो खाना भी नहीं बना। सांसें तेज लेते हुए फिर कहता है, साल के 365 दिन में से अगर वह एक दिन बीमार पड़ गई तो क्या माँ आप खाना नहीं बना सकती थी? ममता जी कुछ कहना चाहती है, आंखें भीगी हुई हैं, जैसे हर शब्द उनके गले में फंस गया हो। कमजोर आवाज में कांपते होठों से बोली, बेटा तेरे पिताजी को दोपहर में बहुत तेज खांसी थी, हम बस इतना ही बोल पाई थी। पर कुणाल बीच में ही बात को काट देता है और गुस्से से गरजता है, तो क्या हुआ, वो तो रोज की कहानी है, लेकिन मंजू को रोज बुखार नहीं आता, आज आया है तो देखभाल करना क्या सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है? आप लोगों ने उसे पानी तक नहीं पूछा, इसे भी इंसान समझो। मनमोहन जी और ममता जी एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में बस दर्द, चुपचाप टूटते हुए सपनों की गवाही। कुणाल गुस्से में आकर हुक्म देता है, माँ जल्दी से खाना बनाइए और मंजू के लिए भी खाना लेकर आइए, हम सबके लिए खाना लगाइए। कहते हुए कुणाल गुस्से में कमरे से निकल जाता है, दरवाजा जोर से पटक देता है। ममता जी और मनमोहन जी बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनकी सूनी आंखों में एक सवाल तैर रहा है, क्या इसीलिए पाला था उसे? क्या इसीलिए अपने सपनों से ज्यादा उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखा था? दोनों को याद आता है, हर मोड़ पर, हर मुश्किल में उन्होंने अपने बेटे को खुद से आगे रखा था, और आज वही बेटा अपने माँ बाप के जज्बात, उनकी तकलीफें, उनकी बूढ़ी हड्डियों की थकान, सबको अनदेखा कर किसी और के लिए उनको झुका रहा था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि अब वे रो भी नहीं सकते थे। बेचारी ममता जी, जिसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिसका दिल अंदर से रो रहा है, जिसकी आंखें बार बार भर आती हैं, फिर भी अपने आंसू पीकर थकी टूटी हुई कमर के साथ धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ती है। हर कदम जैसे बोझिल हो चुका है, हर सांस जैसे किसी भारी बोझ को खींच रही है। रसोई में पहुंचकर वह कांपते हाथों से आटा गूंथती है, हाथों में जान नहीं, फिर भी आटे को मसलती है। धीरे धीरे बेलन घुमाती है और रोटियां बनाती है। चूल्हे की आग से चेहरा तप रहा है, पीठ से पसीना बह रहा है, लेकिन कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस
एक माँ का फर्ज जिसे वह आखिरी सांस तक निभाना चाहती है। रोटियों के साथ सब्जी भी बनाती है। तड़का लगाते हुए आंसू खुद ब खुद आंखों से ढुलक जाते हैं, लेकिन वह उन्हें आस्तीन से चुपके से पोंछ लेती है, कहीं कोई देख न ले कि एक माँ आज भी खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखती है। सारा खाना बड़े प्यार से लगाती है, पहले अपनी बहू मंजू के लिए, फिर अपने बेटे कुणाल के लिए जो आजकल माँ की आंखों में झांकना भी भूल चुका है, और फिर अपने बीमार पति मनमोहन जी और खुद के लिए चुपचाप खाना अपने छोटे से कमरे में ले जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खाना परोसने के बाद थके हुए शरीर से फिर वही बर्तन मांजने का काम। जिन हाथों ने कभी बेटे का झूला झुलाया था, आज वही हाथ कमजोरी और दर्द से कांपते हुए बर्तन खींच रहे हैं। घर का सारा काम अब कुछ दिनों से पूरा का पूरा ममता जी के कमजोर कंधों पर आ गिरा था। सिर्फ और सिर्फ वही थी जो हर कोने की सफाई करती थी, हर कमरे को संवारती थी, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। लेकिन अगर कोई बाहर से देखता तो उसे कभी यह एहसास ही नहीं होता कि घर में कोई बीमार है, क्योंकि बहू मंजू का खेल अलग था। जैसे ही कुणाल ऑफिस चला जाता, दोपहर होते ही वह या तो अपनी सहेलियों को घर बुला लेती, चाय पार्टी करती, हंसी ठिठौली करती, या फिर सज धज कर बाजार निकल जाती। हर दिन उसके लिए मौज मस्ती का नया बहाना था, और शाम होते ही वह बिस्तर पर लेट जाती और मुंह बनाकर ऐसे लेट जाती जैसे तेज बुखार से टूटी जा रही हो। यह सारा सच अब मनमोहन जी और ममता जी को अच्छे से समझ में आ चुका था। वे देख चुके थे कि कैसे मायावी मोहपास ने उनके बेटे कुणाल की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन जब भी उन्होंने सच कहने की कोशिश की, जब भी अपने बेटे को आंखें खोलने के लिए समझाने का प्रयास किया, कुणाल सुनता ही नहीं था, बल्कि गुस्से में उन्हें डांट देता, कहता, आप लोग मंजू को कुछ नहीं कहेंगे, वह बहुत तकलीफ में है। उनकी हर बात को दबा दिया जाता, हर सच्चाई को झूठ कहकर पलट दिया जाता, और हर बार मंजू का झूठा दुख, झूठी थकान सच बनकर उनके सामने खड़ा कर दिया जाता। बेचारी ममता जी काम करते करते अब पूरी तरह से थक चुकी थी। उनकी कमर हर वक्त झुकी रहती थी, पीठ में असहनीय दर्द रहता था, हाथ पैरों में सूजन आ जाती थी। लेकिन फिर भी कोई दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने काम से मुंह मोड़ा हो। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता था, बल्कि फैलता ही जाता था। उनकी अपनी तकलीफों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उनकी सूजी हुई उंगलियां, झुकी हुई पीठ, कांपते हुए पैर बस दीवारों के गवाह बनकर रह गए थे। और सबसे बड़ा दर्द उनके अपने बेटे की बेरुखी थी, जिसने कभी उनके थके हुए चेहरे को पढ़ने की कोशिश तक नहीं की। रात का समय था, घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ ममता जी के कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। ममता जी फर्श पर बैठी थी, सामने थाली में रखा खाना ठंडा हो चुका था, हाथ में कौर था, लेकिन मुंह तक नहीं जा रहा था। आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे, जैसे कोई टूटे हुए दिल का मौन विलाप हो। पास ही मनमोहन जी लेटे हुए थे, कमजोर आवाज में बोले, ममता छोड़ दे, यह सब बहुत कर लिया तूने, अब तो तेरी भी सेहत बिगड़ने लगी है। ममता जी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी में भी एक टीस थी, एक बेबसी थी। धीरे से बोली, अगर मैं भी बैठ जाऊंगी तो यह घर कैसे चलेगा जी? कोई तो होना चाहिए ना जो सबको संभाले। मनमोहन जी की आंखें भी भर आई। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए सिर झुका लिया। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से हंसी मजाक की आवाजें आने लगी। मंजू अपनी सहेलियों से फोन पर बातें कर रही थी, हंसते हंसते कह रही थी, अरे छोड़ो ना यार, घर के सारे काम करने के लिए तो बूढ़े बुढ़िया लोग बैठे हैं ना, हम क्यों टेंशन लें। यह शब्द जैसे किसी ने ममता जी के दिल में नंगी तलवार घुसेड़ दी हो। ममता जी की आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, बस चुप्पी थी, एक गहरी दर्द भरी चुप्पी जो अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रही थी। उस रात ममता जी ने खाना नहीं खाया, थाली वैसी की वैसी पड़ी रही और वह फर्श पर बैठे बैठे ही न जाने कब थक कर रोते रोते सो गई। अगली सुबह ममता जी कुणाल से बोली, बेटा बस तू दवा ले आ, हम तुझसे और कुछ नहीं मांगते। तेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है, अगर वक्त पर दवाई नहीं दी गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुणाल ने उस माँ की आंखों की बेचैनी नहीं देखी। उसने एक टक उनकी तरफ देखा और बोला, माफ करना माँ, मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी अगर पिताजी को कुछ हो गया तो एक सदस्य कम ही तो होगा घर में। यह शब्द जैसे किसी ने ममता जी की रगों में बहते खून को जमा कर रख दिया हो। वह कांप गई, पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। मनमोहन जी का नाम ऐसे लिया जैसे वो कोई बोझ हो। ममता जी ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे, पर अगला पल उनके भीतर का सारा दर्द ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उन्होंने कांपते हुए हाथों से एक जोरदार चांटा कुणाल के गालों पर दिया। चांटे की आवाज पूरे घर में गूंज गई, जैसे सदियों का सब्र एक थप्पड़ बनकर टूट पड़ा हो।
कुणाल हैरान, गुस्से में। लेकिन उससे पहले मंजू किचन से दौड़ते हुए बाहर आई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। मंजू चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? क्या समझती हैं आप अपने आप को? ये पूरा घर इन्हीं के दम पर चलता है और आप लोग तो हमारे रहमो करम पर जिंदा हो। अगर चाहें तो अभी इसी वक्त आप दोनों को इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। शुक्र मनाइए कि अब तक यहाँ टिके हुए हैं आप लोग, वरना बहू के हर शब्द हर वाक्य जैसे ममता जी के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। कुणाल खड़ा था। उसकी आंखों में कोई शर्म कोई झिझक नहीं थी। न उसने मंजू को रोका, न माँ की तरफ देखा। वह बस पत्थर की तरह सब सुनता रहा। ममता जी टूटी हुई आवाज में बोली, बेटा, हमने तो बस तुम्हारे लिए जीना सीखा था। आज तू ही कष्ट दे रहा है, कह रहा है कि एक सदस्य कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या इतने सालों की ममता, त्याग, नींदें, भूख सब बेकार चली गई? ठीक है, तू अपनी माँ का चेहरा भी ना देखना, पर याद रखना बेटा, जब दुनिया से हम चले जाएंगे ना, तब यही घर तुझसे सवाल करेगा। तेरी आत्मा तुझसे चीख चीख कर पूछेगी कि तू इंसान था या सिर्फ बेटा होने का नकाब। लेकिन कुणाल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यह कहा, माँ, आंसू दिखाकर अब मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। मंजू भी ताने मारते हुए बोली, अगर रोना ही था तो मारा क्यों मेरे पति को? मनमोहन जी को यह शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था। जहां वे पलंग पर लेटे यह सब सुन रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था जैसे उनकी जीने की इच्छा अब खत्म हो चुकी थी। धीरे से एक आंसू उनके कान के पास से लुढ़कता है। कोई दवा नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक टूटा हुआ पिता और एक माँ जो अपनी ही कोख से जन्मे बेटे से हार चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब एक दिन तो हद ही हो गई। सारा घर बरामदे में इकट्ठा था। ममता जी, मनमोहन जी, मंजू और कुणाल चारों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तूफान के आने से पहले की डरावनी शांति। बरामदे के एक कोने में टूटी कुर्सी पड़ी थी और वहीं दूसरी तरफ दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर भी उदास लग रही थी। सूरज की किरणें भी आज जैसे बरामदे तक आते आते थक गई थी। अचानक चुप्पी को तोड़ते हुए मंजू ने जहर भरे शब्दों का जहर उगलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि जैसे हर शब्द तीर बनकर ममता जी के दिल को बींध रहा हो। चीखते हुए मंजू बोली, बस भी करो, अब दिन भर तुम दोनों की सेवा करते करते मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। न खाने का सुख है, न पहनने का चैन है। तुम्हारे कारण मेरी जवानी बर्बाद हो गई। ममता जी की आंखें भर आई। उनके कांपते होंठ जैसे कुछ कहना चाहते थे, पर गला रूंध गया। तमतमाते हुए कुणाल भी बोला, माँ, पापा, बहुत सहा हमने, बहुत बर्दाश्त किया। अब हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मैंने एक फैसला लिया है, अब हम अपना अलग घर बसाएंगे। मनमोहन जी का चेहरा सुन्न पड़ गया। वे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े, जैसे किसी डूबते जहाज का कप्तान आखिरी कोशिश कर रहा हो। कुणाल ने ठंडी निर्दयी आवाज में कहा, शहर में घर ले लिया है, आज रात को हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, पर सुन लीजिए, आप दोनों हमारे साथ नहीं चलेंगे। यहीं रहिए, खेती बाड़ी कीजिए और अपनी जिंदगी खुद संभालिए। हम समय समय पर कुछ पैसे भिजवा दिया करेंगे। मंजू ने और भी जहर घोलते हुए ताना मारा, वैसे भी शहर में रहने के लिए कुछ तौर तरीके चाहिए जो तुम दोनों जैसे गंवारों में नहीं हैं। यहाँ गांव में तो जी नहीं पा रहे हो, शहर क्या जाओगे? ये शब्द सीधे ममता जी और मनमोहन जी के दिल में तीर की तरह घुसते चले गए। उनकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वह बचपन जब कुणाल को गोदी में खिलाना था, वह रातें जब बुखार में उसके सिरहाने बैठे थे, वह दिन जब उसे अच्छे कपड़े पहनाकर स्कूल भेजा था, और आज वही बेटा। ममता जी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, आंखों से बिन बोले भीख मांगने लगी, मत छोड़ो बेटा हमसे हमारा सहारा, मत छीनो। पर कुणाल और मंजू दोनों पत्थर के बन चुके थे। न कोई नजर झुकी, न कोई दिल पसीजा। धीरे धीरे कुणाल और मंजू ने सूटकेस उठाए, चप्पलें घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचे और एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मनमोहन जी और ममता जी, दो थके टूटे इंसान, चौखट पकड़कर खड़े रह गए, जैसे जमीन ने भी उनके नीचे से अपना सहारा खींच लिया हो। कार का इंजन स्टार्ट हुआ, धुएं का गुबार उठा। कुणाल ने एक्सीलेटर दबाया और कार धड़धड़ाती हुई दूर निकल गई। पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा, एक घुटती हुई चीख और टूटते हुए दो बूढ़े दिल। ममता जी वहीं चौखट के पास बैठ गई। उनकी साड़ी गीली हो गई थी, पर बारिश से नहीं, उनकी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं से। मनमोहन जी ने दीवार का सहारा लिया, लेकिन दीवार भी जैसे उनकी तरह कमजोर हो चली थी। उसे भी अब उन पर तरस आ रहा था। धीमी बारिश हो रही थी, जैसे ऊपर आसमान भी उनके दर्द पर मातम मना रहा हो। बूंदें टपक रही थी और उनके आंसू उनसे होड़ लगा रहे थे।
जिन हाथों ने चलना सिखाया था, आज उन्हीं हाथों को थामने वाला कोई नहीं बचा। कुणाल और मंजू बहुत गुस्से में थे। गांव में जो अपमान हुआ था, जिसने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, उसे वे भूल नहीं पा रहे थे। गुस्से और दुख से भरे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वे अपने गांव से निकल पड़े। उनका इरादा था अपने शहर वाले घर को बचाना, जो उनका आखिरी सहारा था, आखिरी सपना था। मंजू की आंखों में आंसू थे और कुणाल की आंखों में आग। दोनों की उम्मीदें और सपने अब उसी घर से जुड़ गए थे। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सड़क पर तेज हवाएं चल रही थी, मानो खुद वक्त भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मंजू चुप थी, बस रो रही थी और कुणाल गाड़ी चलाता जा रहा था। गुस्से में, बेचैनी से रास्ता लंबा था, लेकिन मन की बेचैनी रास्ते से भी लंबी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया और कुणाल का हाथ स्टीयरिंग पर से फिसल गया। गाड़ी ने संतुलन खो दिया और एक भीषण आवाज के साथ सड़क किनारे पलट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने दौड़कर उन्हें गाड़ी से निकालने की कोशिश की। कुणाल पूरी तरह से बेहोश हो गया था। शरीर से खून बह रहा था। मंजू भी घायल हो गई थी। उसके माथे पर चोट आई थी। कपड़े खून से भीग चुके थे। वह रोते हुए चिल्ला रही थी, किसी को बुलाओ, मेरी मदद करो, इसे बचा लो, भगवान इसे बचा लो। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई गई। तेज सायरन के साथ एम्बुलेंस आई और कुणाल और मंजू को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जो खुद बहुत दर्द में थी, फिर भी बार बार सिर्फ कुणाल को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हॉस्पिटल में पहुंचते ही कुणाल को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मंजू बाहर बैठी रोती रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने सास ससुर मनमोहन जी और ममता जी को फोन करके बताया और आंसू भरी आवाज में बस इतना कहा, माँ पापा जल्दी आइए, कुणाल का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा हालत है। फोन सुनते ही ममता जी और मनमोहन जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे जैसे तैसे घर से निकले, रोते हुए, दुआ करते हुए, बार बार भगवान से प्रार्थना करते जा रहे थे, कुछ भी हो जाए भगवान, हमारा बेटा सही सलामत हो जाए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी समय लग गया। अस्पताल के गेट से भीतर घुसते ही उन्होंने सबसे पहले मंजू को ढूंढा। मंजू फर्श पर बैठी थी। कपड़े खून से सने हुए थे। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, उसे बचा लो, उसे बचा लो। बार बार ममता जी उसे पकड़कर पूछती रही, क्या हुआ मंजू, कहाँ है हमारा कुणाल, कुछ तो बोलो। लेकिन मंजू कुछ नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ रो रही थी। तभी अस्पताल के स्टाफ और कुछ लोगों ने आकर पूरी घटना बताई। उनकी बात सुनकर ममता जी और मनमोहन जी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनका इकलौता बेटा, उनका आधार, अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इतने में डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर तनाव और चिंता साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हमें तुरंत खून की जरूरत है। अगर आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच कर जाए तो तुरंत खून दे दिया जाए। मनमोहन जी तुरंत आगे बढ़े। उन्हें पहले से पता था कि उनका और कुणाल का ब्लड ग्रुप सेम है। ब्लड टेस्ट किया गया और हाँ, ग्रुप भी मिल गया। मनमोहन जी ने बिना एक पल की देरी किए अपना सारा खून देना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मन में एक ही दुआ थी, भगवान मेरा खून ले लो, मेरा जीवन ले लो, बस मेरे बेटे को बचा लो। धीरे धीरे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। कुणाल को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। कई घंटे बीत गए। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। उन्होंने कहा, आप लोग अब मरीज से मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा बात नहीं करनी है, उसे अभी बहुत आराम चाहिए। ममता जी, मनमोहन जी और मंजू तीनों भागते हुए आईसीयू की ओर गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कुणाल बेहोश पड़ा था, पर उसकी सांसें चल रही थी। उसके चेहरे पर कुछ पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन वह जीवित था। वह उनके बीच था। तीनों के चेहरे पर एक साथ आंसू और मुस्कान आ गई। मंजू ने धीरे से कुणाल का हाथ पकड़ा। ममता जी ने उसके माथे को चूमा और मनमोहन जी उसकी आंखों के पास हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किए। उनकी दुनिया फिर से रोशन हो चुकी थी। लेकिन मनमोहन जी अब पूरी तरह से टूट चुके थे। जब उन्होंने आईसीयू कक्ष में अपने बेटे को देखा, जीवित लेकिन अधमरा, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उनके भीतर की सारी लड़ाइयां समाप्त कर दी हो। वे मौन थे, बहुत मौन। मंजू और ममता जी बार बार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें किसी शून्य में अटकी हुई थी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, उनके होंठ हिले, पर आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ ममता जी ही सुन पाई। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा और फिर वे अचानक वहीं पास की कुर्सी पर बैठते ही बेहोश हो गए। डॉक्टर दौड़कर आए, यंत्र लाए, प्राणवायु दी गई। ममता जी घबराकर चिल्लाई, डॉक्टर देखिए ना, ये क्या हो गया इन्हें, सब ठीक है ना। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, हृदय की धड़कनें सुनी और फिर जो शब्द निकले वो किसी कफन से भी ज्यादा ठंडे और भारी थे। मुझे खेद है, हम इन्हें नहीं बचा पाए।
ममता जी की आत्मा जैसे उसी पल कांप गई। क्या क्या कहा आपने? नहीं, ये असत्य है, ये नहीं हो सकता। मंजू पास खड़ी थी, उसका हाथ थरथरा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे किसे खो चुके हैं, एक पिता, एक सहारा, एक जीवन साथी। कुणाल के पापा उठिए, मुझे अकेला मत छोड़िए, कुणाल के पापा। ममता जी जमीन पर गिर पड़ी, उनका रोना अब चीखों में बदल चुका था। वो आवाजें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। पुजारी को बुलाया गया, शरीर को अंतिम विदाई के लिए ले जाया गया। सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। घर के आंगन में अब शांति थी, लेकिन वह शांति मौत की तरह चुभ रही थी। मंजू एक कोने में बैठी थी और सामने कुणाल चुपचाप आंखें झुकाए खड़ा था। आंखें सूख चुकी थी, लेकिन आत्मा अभी भी रो रही थी। मंजू ने बहुत देर की चुप्पी के बाद अपना मुंह खोला, बोली, कुणाल, क्या तुम जानते हो तुम आज जिंदा कैसे हो? कुणाल ने उसकी ओर देखा, जैसे वो सवाल नहीं, कोई चोट हो। मंजू की आंखें भर आई और उसने कांपती आवाज में कहा, जिस खून से आज तुम्हारी रगों में जान है, वो खून तुम्हारे पापा का है। वो दिन याद है तुम्हें जब तुम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे? तुम्हारे शरीर में खून की कमी थी और कोई देने वाला नहीं था। तुम्हारे पापा ने अपनी नसें कटवा दी थी, अपने शरीर का एक एक कतरा तुम्हारे शरीर में डलवा दिया था। जानते हो, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोले थे आपकी उम्र ज्यादा है, खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अगर मेरा खून मेरे बेटे के काम नहीं आया तो मैं किस काम का बाप हूँ। अब मंजू की आवाज डगमगाने लगी थी। तुम जानते भी हो तुमने क्या खो दिया है? एक ऐसा पिता जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। आज तुम्हारा जो भी अस्तित्व है उसमें उनका लहू बह रहा है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? अपमान, ताने, तिरस्कार। कुणाल को जब मंजू ने यह सूचना दी तो वह कुछ पल तक तो कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ मौन रहा, जैसे शब्दों ने उसके होंठ सील दिए हों। उसके होंठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर उसने कहा, पापा? नहीं। उसके मुंह से यह निकला, लेकिन वो आवाज भी कांप रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब रोने से क्या बदलता? वह सिर्फ पछता रहा था। उसे याद आने लगा कैसे उसने अपने पिता को अपमानित किया था, कैसे उसने क्रोध में उनके जज्बातों को कुचल दिया था, कैसे उसने हर बार अपनी जिद को पिता के सम्मान से बड़ा मान लिया था। अब सब समाप्त हो चुका था। मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, अब वे वापस नहीं आएंगे। कुणाल की आंखों में अब पछतावे की अग्नि थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। मंजू भी टूट चुकी थी। वह जानती थी कि मनमोहन जी सिर्फ एक पिता नहीं थे, वे एक छांव थे, एक परछाई थे जो हमेशा उनके साथ थी। कुणाल अब खुद को नहीं संभाल पा रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से निकला, मैंने अपने पिता को खो दिया, मैं इस जीवन के लायक नहीं हूँ। मंजू दौड़कर उसके पास आई, उसे गले से लगाया। नहीं कुणाल, पछताना काफी नहीं होता। तुम्हारे पिताजी की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब तुम खुद को सुधारोगे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुम खुद को माफ तब कर पाओगे जब तुम उनकी तरह बन पाओगे। अब वह रात उस घर में बहुत भारी थी, जहाँ अब दो जिस्म नहीं थे, लेकिन दो आत्माएं थी, एक पिता, एक माँ, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी सिर्फ प्यार दिया था। अब ममता जी विधवा हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने सिर्फ मनमोहन जी का चेहरा था, जो हमेशा मुस्कुराता था, हमेशा सबके लिए खड़ा रहता था। और अब मौन, स्थिर, शांत। अब सब बदल गया था। ममता जी अब अकेली रह गई थी। कुणाल और मंजू ने उन्हें कभी समझा ही नहीं, उनकी ममता को, उनके त्याग को कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन अब दोनों बदल चुके थे, उनकी आत्मा जाग चुकी थी। कुणाल ने अब निर्णय लिया, मैं अपनी माँ को वह सब दूंगा जो उनके योग्य होगा। मैं उन्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जीवन का हर क्षण उनकी सेवा में लगाऊंगा। वो माँ को लेकर गांव लौट आया। ममता जी अब बहुत शांत रहती थी। दिन भर मनमोहन जी की तस्वीर के पास बैठी रहती, न ज्यादा बोलती, न कुछ मांगती। कुणाल और मंजू उन्हें हर पल प्रसन्न रखने की कोशिश करते, लेकिन ममता जी के मन में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सकता था। फिर एक दिन मंजू भोजन लेकर ममता जी के कक्ष में गई। दरवाजा खटखटाया, कोई उत्तर नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा ममता जी अब इस संसार में नहीं थी। वो मनमोहन जी के पास चली गई थी। उनका चेहरा शांत था, बहुत शांत। मंजू जोर से चिल्लाई, माँ, माँ, उठिए ना, माँ, देखिए ना, मैं भोजन लेकर आई हूँ। लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई। कुणाल दौड़कर आया और अपनी माँ को देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं माँ, नहीं। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था, अब तो हम साथ थे माँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुणाल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अब स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा था। मैंने कभी अपने माँ बाप को समझा ही नहीं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया। मैंने बदले में उन्हें क्या दिया? अपमान, पीड़ा, अकेलापन। वो बार बार यही दोहराता, मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ।
यही थी एक बेटे की कहानी जो समय रहते नहीं समझ पाया कि माँ बाप ही उसकी असली जड़ें हैं, और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। बेचारी ममता जी, वो सिर्फ एक नाम ही नहीं रही थी, वो एक अधूरी रूह बन गई थी। पति की मौत ने उन्हें तोड़ा नहीं था, बेटे का व्यवहार उनकी आत्मा को हर रोज कुचल रहा था। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े से कैसे हार जाती है, लेकिन ममता जी हार गई क्योंकि उनका बेटा जीत रहा था। अहंकार में, अभिमान में और अपमान में। जिसे गोद में खिलाया था वही गोद को ठुकरा गया। जिसे नींद में थपकी दी वो अब नींदें उड़ा गया। बेटे के शब्दों से झरझर और आंखों में आग। माँ बाप की तो रूह तक कांप गई। हर दफा हर दाग। ममता जी अब सांसें लेती थी लेकिन जीवन नहीं था। उसमें बस एक प्रतीक्षा थी, कब यह दर्द खत्म होगा, कब मैं भी अपने पति मनमोहन जी के पास चली जाऊंगी। और वो दिन भी आ गया। ममता जी अपनी रूह तक को भूल गई। उनका शरीर तो पहले ही थक गया था, अब उनकी आत्मा ने भी कह दिया बस, अब और नहीं। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और कुणाल, वह अब भी नहीं टूटा था, लेकिन अब उसके हाथ में था माँ का ठंडा शरीर और पिता की तस्वीर। माँ माँ, वो चीखा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। जिनकी उंगलियों से तूने चलना सीखा, आज उन्हीं को कंधा देने से पहले तेरी सांसें टूट रही हैं। तू अब समझा है कि प्यार क्या होता है, पर अब प्यार करने वाले चले गए हैं, सिर्फ पछतावा बचा है। अब कुणाल दिन रात खुद को कोसता है। उसने जो जुल्म किया, अब वह हर पल उसकी आत्मा पर दस्तक देता है। वह कहता है, काश मैंने एक बार माँ से कहा होता, मैं तुम्हें चाहता हूँ माँ। काश मैंने पिता के सामने एक बार सिर झुकाया होता। पर अब सब काश बन चुके थे, क्योंकि कांपते हाथ जो तुम्हें बचपन में उठाए थे अब थक चुके हैं। तुझसे एक सहारा चाहते हैं, मत छोड़ना उन्हें बेसहारा वक्त के भरोसे, वरना वक्त तुझे भी एक दिन बेसहारा बना देगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर भी बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं आपके माँ बाप, तो उन्हें बोझ मत समझिए। वो पेड़ हैं जिनकी छांव में आपने बचपन जिया है। मत भूलिए, आज जो आप उन्हें देंगे कल वही आपका भाग्य बनकर लौटेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में नितिन ने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करके सही किया या गलत, आपकी राय जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।